नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के 2 स्तंभ विरासत पर गर्व और विकास हैं। उत्तराखंड में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों के साहस और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी ऋण ऐप मामले में बेंगलुरु में 5 स्थानों पर छापेमारी की। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए 5 साल तक अयोग्य घोषित किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में 2 बार की विजेता वेस्टइंडीज आयरलैंड से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के विकसित भारत के 2 स्तंभ हैं, हमारी विरासत का गर्व और सभी के विकास के लिए हर संभव प्रयास। प्रधानमंत्री ने आज उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में 3,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की 2 रोपवे परियोजनाओं तथा सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माणा गांव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्य बनने के लिए ऐतिहासिक विरासत, सदाचार और मूल्यों का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। श्री मोदी ने कहा कि ढांचागत परियोजनाओं के विकास और इस क्षेत्र में रोपवे बनने से केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब से ईश्वर का आशीर्वाद मिलना आसान हो गया है। ये रोपवे ने खंबे, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है। समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। श्री मोदी ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की रोपवे परियोजनाओं के निर्माण से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि इससे राज्य के आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कनाडा और अमेरिका में रहने वाले लोग भी इन विकास परियोजनाओं से खुश होंगे। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। श्री मोदी ने चुनौतियों के बावजूद कठोर परिश्रम और उत्साह के साथ काम करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनकी सरकार ने इस क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे, अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लघु ऋणों के माध्यम से युवाओं के लिए लघु व्यापार के अवसर सृजित करने में भी मदद कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पर्वतमाला योजना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। आज पूरा देश अपने आध्यात्मिक केंद्रों को लेकर गर्व के भाव से भर गया। उत्तराखंड की ये देवभूमि स्वयं इस परिवर्तन की साक्षी बन रही थी। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले केदारनाथ में एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख श्रद्धालु आया करते थे। अभी जीवन सीजन में ये संख्या मुझे बता रहे हैं 45 लाख।
उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने और उन्हें बढ़ावा देने का अनुरोध किया और कहा कि इससे इस क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने देश के पर्यटकों से कहा कि वे अपनी यात्रा बजट का 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीद में उपयोग करें। श्री मोदी ने कहा कि मौसम अनुकूल सड़क बनने से यात्रियों को नए अनुभव मिल रहे हैं और दिल्ली देहरादून कॉरिडोर ने राज्य को नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि सभी उपेक्षित और कम विकसित क्षेत्रों का विकास करना और इतने अवसर उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य था कि यहां से चले गए सभी लोग वापस आ सकें। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस बलों की भूमिका और योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की मदद करने में पुलिस बलों का साहस और महत्वपूर्ण योगदान सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने ड्यूटी के दौरान बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और वाम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। श्री शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं। हमारे जवानों का आयुष्मान सीएपीएफ योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। लद्दाख के राज्यपाल आरके माथुर ने आज लेह में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित की। श्री माथुर ने कहा कि देश के इस नवीनतम पुलिस बल ने केंद्र शासित लद्दाख के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने 1959 में इस पुलिस बल द्वारा पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों के सहयोग का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 90वें इंटरपोल महासभा के समापन सत्र में श्री शाह ने कहा कि सहयोग के बिना आतंकवाद को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए इंटरपोल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन करता है और ये एक वैश्विक चुनौती है। उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादी की परिभाषा पर सहमति बनाने पर जोर दिया और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। गृहमंत्री ने ऑनलाइन कट्टरपंथ के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद की विचारधारा का प्रचार करने की चुनौतियों पर वैश्विक सहमति बनाने का आह्वान किया। गृहमंत्री ने इंटरपोल के सदस्य देशों की आतंकवाद विरोधी एजेंसियों में एक स्थायी रियल टाइम सूचना तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की। श्री शाह ने कहा कि भारत इंटरपोल के साथ तकनीकी रूप से और सभी प्रकार के वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि स्वदेशी हथियार प्रणाली भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक स्थिति के कारण आत्मनिर्भर भारत का महत्व बढ़ गया है। आकाशवाणी समाचार सहित कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ बातचीत में सेना प्रमुख ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष से हमें जो सबक मिला है उनमें से एक ये भी है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने और हथियार सहित आजीविका पर विदेशी निर्भरता कम करें।
Russia-Ukraine conflict, the ongoing conflict. So that has taught us many significant things and lessons, if you like. And one of the main things has been as to how you become more self-sufficient, how you become self-reliant, how you become less dependent on foreign supply chains in terms of not only your sustenance, that is ammunition, spares, etc., but also new procurement. So that has been our main focus, and we are working towards it. So indigenization of ammunition, we are looking at alternate sources of spares. This is a good opportunity for even our industry to come up and become sources for our sustenance spares. So this is how we are looking at as to how we can take this forward. सेना प्रमुख ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उद्योगों के साथ समझौते में पिछले 4 वर्षों में 3 गुना वृद्धि हुई है और अगले 10 वर्ष में भारतीय कंपनियों के साथ 8 लाख करोड़ रुपए के सौदे किए जाएंगे। जनरल पांडे ने कहा कि रक्षा उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं, जो कि 40,000 करोड़ रुपए की प्रमुख रक्षा खरीद से स्पष्ट है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चीनी ऋण ऐप मामले में जारी जांच के सिलसिले में बेंगलुरु में 5 स्थानों पर छापेमारी की है। निदेशालय ने कहा है कि ये मामला बेंगलुरु के साइपर अपराध थाने में 18 प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में है। इसमें अनेक कंपनियों और लोगों के विरुद्ध लोगों द्वारा ऐप के माध्यम से लिए गए ऋण की वसूली और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कहा है कि इस मामले में अब तक 95 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों के विरुद्ध धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच के मामले में 1 करोड़ 48 लाख रुपए की 7 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज करने के बाद निदेशालय ने इस मामले में जांच शुरू की थी। मुंबई में एक विशेष अदालत में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी है। पात्रा चौल पुनर्विकास परियोजना से संबंधित धन शोधन मामले में राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से और समय की मांग की थी। इस बीच मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 23 अक्टूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह LVM-3 छोड़ेगा। इसरो की वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसरो ने OneWeb LEO ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन के साथ 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। OneWeb एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जिसे अंतरिक्ष से संचालित किया जाएगा और इससे सरकार, व्यापार और समुदायों के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस बीच इसरो अगले वर्ष जून में चंद्रयान-3 भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दिल्ली में बताया कि चंद्रयान-3 प्रक्षेपण के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि इसरो ने गगनयान के लिए एबॉट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान की तैयारी कर ली है। इसे अगले वर्ष के शुरू में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह देश का पहला अंतरिक्ष यान होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि इसरो ने वर्ष 2024 के अंत तक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने की तैयारी की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। अरे ताऊ, अपना पीएनबी का केसीसी अकाउंट रिन्यू करवा लिया क्या? नहीं, जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अपने फोन से खुद ही कर लो। अच्छा, वो कैसे? बस अपने फोन से घर बैठे बैठे SMS, मिस कॉल, OIVR के जरिए तुरंत अपना केसीसी रिन्यू करो या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पे जाओ और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करो। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यूअल। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के 2 स्तंभ विरासत पर गर्व और विकास हैं।
उत्तराखंड में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों के साहस और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी ऋण ऐप मामले में बेंगलुरु में 5 स्थानों पर छापेमारी की। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए 5 साल तक अयोग्य घोषित किया। T20 क्रिकेट विश्व कप में 2 बार की विजेता वेस्टइंडीज आयरलैंड से हारकर प्रतियोगिता से बाहर, और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों को भर्ती अभियान रोजगार मेले के पहले चरण में चुने गए 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में देश भर से चयनित नए कर्मियों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6ठी बार दीपोत्सव का आयोजन किया है और प्रधानमंत्री पहली बार भव्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके बाद सरयू नदी के नए घाट पर आरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही भव्य दीपोत्सव की शुरुआत होगी। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। न्यूयॉर्क में अगले वर्ष से दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। ये घोषणा वहां के मेयर एरिक एडम्स ने की। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने इसके लिए श्री एडम्स का आभार जताया है। दीपावली के अवसर पर सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अंतिम मेट्रो सेवा रात 10 बजे उपलब्ध होगी। दिन के समय सभी मेट्रो लाइनों पर रेलगाड़ियों का संचालन सामान्य रूप से होगा। डाक विभाग का बिहार सर्कल छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं को छठ पूजा सामग्री वितरित करेगा। यह व्यवस्था राज्य के विभिन्न जिलों के सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में की गई है। डाक विभाग न केवल बिहार में बल्कि समूचे देश में पूजा सामग्री वितरित करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल जीवन मिशन की सफलता के लिए गुणवत्ता, मात्रा और निरंतरता को मूल सिद्धांत बताया है। उन्होंने इस जन केंद्रित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मजबूत और विश्वसनीय जवाबदेह तंत्र सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में आज जल जीवन सर्वेक्षण टूल किट और डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। श्री धनखड़ ने आशा व्यक्त की कि जल शक्ति मंत्रालय की यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश के 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी प्रशासन और सेवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकियां जीएसटी और आयकर प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। केंद्र सरकार देश के पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रही है। इस दिशा में कई मंत्रालय मिलकर चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था विकसित कर रहे हैं। इस व्यवस्था से किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद मिलेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इस सुविधा के अंतर्गत चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आजाद भारत में खेलों के स्वर्णिम इतिहास की दूसरी कड़ी में आज प्रस्तुत है वर्ष 1981 से 2013 तक के खेलों में भारत की उपलब्धियां। भारत में खेलों के लिए 1982 का साल बेहद खास रहा, जब भारत को एशियाई खेलों की 1951 के बाद दोबारा मेजबानी मिली।
एशियाई खेलों का 9वां सत्र 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें 33 देशों के 4,595 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। एशियाई खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। 25 जून 1983 का दिन भारतीय क्रिकेट का यादगार दिन बना, जब ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट की दुनिया में ये तीसरा ही विश्व कप था। भारत की इस जीत ने देश के लाखों युवाओं में क्रिकेट के प्रति जुनून पैदा कर दिया। Lost his nerve in the end, did Michael Holden, tried to swing that straight ball with the legs. Another wicket for Amarnath, now delighted he looks. 140 all out West Indies. And the margin of their victory, 43 runs. India race into the pavilion with the Prudential Cup players. एथलेटिक्स की दुनिया में पीटी उषा, जिन्हें हम द पयोली एक्सप्रेस और क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जानते हैं, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो देश भर में उन लाखों युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा रही हैं, जिन्होंने खेल में अपना करियर बनाने का सपना देखा है। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रहीं और मात्र सेकंड के 100वें हिस्से से ट्रैक और फील्ड में भारत का पहला पदक जीतने से चूक गई थीं। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं। और आखिरी 50 मीटर की तरफ बढ़ते हुए पीटी उषा ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। उनके पीछे है भारत की शाइनी अब्राहम। पीटी उषा तेजी के साथ में फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए और उन्होंने इस रेस को पूरा कर दिया है 52.16 सेकंड के साथ में और जीत लिया है इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक। 1996 में लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। देश को 44 साल बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक मिला। इससे पहले 1952 में केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। 1997 में महेश भूपति ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। हाल ही में देश में 44वें शतरंज ओलंपियाड की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल को ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सौंपा था। विश्वनाथन आनंद 2000 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने थे। उन्होंने 4 बार विश्व खिताब जीता है। साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में भारत तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। 2004 एथेंस ओलंपिक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। 11 अगस्त 2008 का दिन भारतीय खेलों के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन बन गया, जब अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। ये सभी भारतवासियों के लिए गौरव का पल था। 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतकर भारत ने इतिहास रचते हुए 101 पदक जीते और 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। 2 अप्रैल 2011 का दिन देश के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आया, जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी ने जीत का झक्का लगाकर भारत को विश्व कप जिताया। A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. ये सचिन तेंदुलकर का आखिरी क्रिकेट विश्व कप था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में उनकी अतुलनीय योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग में एमसी मेरी कॉम ने देश का गौरव बढ़ाते हुए कांस्य पदक जीता, तो वहीं बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने भारत की झोली में एक और कांस्य डाला। इसके साथ ही ओलंपिक इतिहास में भारत को पहली बार 2 महिला पदक विजेता मिली। भारत ने लंदन ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते। आज के अंक में इतना ही। कल के अंक में हम 2014 के बाद खेलों में भारत की उपलब्धियों की बात करेंगे।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर विदेशी नेताओं से मिले उपहारों की बिक्री से हुई आमदनी छिपाने का आरोप था। आयोग ने इमरान खान को भ्रष्ट कार्यों में लिप्त पाया और संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। भ्रष्टाचार कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक निवर्तमान प्रधानमंत्री लीज ट्रस का स्थान लेने के लिए सबसे आगे हैं। दोनों उम्मीदवार सत्ताधारी दल का नेता बनने के लिए प्रचार में लग गए हैं। सुश्री ट्रस ने 6 सप्ताह के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। नया प्रधानमंत्री बनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सांसदों का समर्थन सोमवार तक प्राप्त करना आवश्यक है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 104 अंक बढ़कर 59,307 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 12 अंक चढ़कर 17,576 पर पहुंच गया। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 मध्य प्रदेश में अगले वर्ष 31 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि विभिन्न खेलों में 8,500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। श्री ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। देश में एक ऐसी पहचान बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन करने का, प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला और इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले भी और मेडल जीते। 2016 से लेकर 2022 तक जहां 2000 खिलाड़ियों से 8,500 खिलाड़ी और एथलीट तक भागीदारी तक पहुंचे। अब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है। T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले आज समाप्त हो गए। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उधर 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप बी के क्वालिफाइंग मुकाबले में आयरलैंड से हारकर विश्व कप से बाहर हो गई। आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। सुपर 12 के मुकाबले 22 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। भारत सुपर 12 के ग्रुप 2 में है। इस ग्रुप में बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे की टीम है। पहला मैच भारत और पाकिस्तान का 23 अक्टूबर को होना है। वहीं ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और आयरलैंड की टीम है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने एचएस प्रणॉय को हराया। अंतिम 8 में लक्ष्य का सामना जापान के कोडाई नारोका से होगा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ आंधी और बारिश आने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में बादल छाए रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहने की संभावना है। गैंगटॉक में आसमान साफ रहेगा, जबकि अगरतला में धुंध छाई रहेगी। रक्षा मंत्रालय दूसरे चरण का विशेष स्वच्छता अभियान चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यालय और फील्ड में काम करने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। इस अभियान के दौरान लोगों की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेष अभियान की शुरुआत के बाद से रक्षा विभाग ने देश भर में 4,569 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। वर्ष 2014 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के 2 स्तंभ विरासत पर गर्व और विकास है। उत्तराखंड में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों के साहस और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी ऋण ऐप मामले में बेंगलुरु में 5 स्थानों पर छापेमारी की। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए 5 साल तक अयोग्य घोषित किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में 2 बार की विजेता वेस्टइंडीज आयरलैंड से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।